पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। आरएफआई के सदर इलियास शमसी ने बीजेपी पर की तनकीद। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्राइम टुडे न्यूज की जानिब से इलियास शमसी, प्रेसिडेंट आरएफआई से खुसूसी बात। सैयद अरशद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं कहीं पे शूट कर रहा हूं और मेरे घर पे मेरी बीवी अकेली है, मेरा बच्चा अकेला है और 10-12 पुलिस वाले घर पे आके बोलते हैं तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, तुम्हारे घर में ड्रग्स है। अब ये लोग मेरे घर में ड्रग्स रख के मेरे को फंसाना चाह रहे। मेरे भाइयों से अपील है, मैं कहीं बाहर हूं, मेरे घर के नीचे जाके मेरे सारे यार, मेरे सारे चाहने वाले मेरे को मोहब्बत दिखाए। इनको दिखाओ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा घर सबको पता है। बिना सर्च वारंट के ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा अकेला है। वाह बीजेपी सरकार, वाह। आज हमारे साथ इलियास शमसी साहब है जो आरएफआई के सदर हैं। हम उनसे बात करेंगे जो एजाज खान पर, जो उनके मकान पर पुलिस की जानिब से रेड हुई, इसके ताल्लुक से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इलियास साहब, एजाज खान जो फिल्म अदाकार है और उन्होंने कई दिनों से जो है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर बीजेपी के ताल्लुक से, जो गाय के ताल्लुक से जो लोगों को मारा गया है उसके ताल्लुक से उन्होंने सोशल मीडिया पे बात करते आ रहे थे और सोनू निगम की जो बात थी उस पर भी उन्होंने तनकीदी बयान करते गए थे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही के एजाज खान के मकान पर ड्रग्स है बोलकर पुलिस वाले उनके मकान में दाखिल हुए। इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा अलमिया है कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरह मुसलमानों के ऊपर हमले किए जाते थे वो या तो छुपकर किए जाते थे या तो इस अंदाज से किए जाते थे कि दुश्मन साफ नज़र नहीं आता था। लेकिन 2014 के बाद दुश्मन खुद खुलकर आकर कह रहा है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा और इसी नुकसान का शिकार बने हैं एजाज खान। एजाज खान का पेशा क्या है, एजाज खान कौन है, वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेरे लिए एजाज खान ज़रूरी ये है कि पहले एजाज खान इस मुल्क के बाशिंदे हैं, भारतवासी है, भारत में रहने वाले हैं। मसला अगर एजाज खान के साथ साथ किसी और का भी होता तो इस पर ज़रूर बात की जानी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि एजाज खान भागवा जमात आरएसएस के दामाद नहीं हैं। अगर वो दामाद होते तो इस तरह उनके घर पर, जो वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके घर पर रेड की गई, कुछ ड्रग्स रखने की कोशिश की गई या रखे गए हैं, उन्हें फंसाने की जो बात की गई है, वो अगर दामाद होते तो नहीं होता था। दूसरी बात जो है कि एजाज खान अकेले नहीं है, बल्कि एजाज खान से पहले भी पहलू खान का भी मसला हमारे सामने आया, अखलाक का भी मसला हमारे सामने आया, रोहित वेमुला का भी मसला हमारे सामने आया। इस तरह हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान और दलितों पर मुस्तकिल हमले किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी हमें समझना चाहिए। वो हमारी कमज़ोरी ये है कि आज की तारीख़ में भी मुसलमान दीन के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहा है, यानी शरई क़ानून की बात कर रहा है। मैं बारहा ये सवाल करते आया हूँ कि जब लोग मुसलमान ज़िंदा रहेंगे, उनका मज़हब बाकी रहेगा तो पर्सनल लॉ काम में आएगा। जब मुसलमान ही बाकी नहीं रहेंगे, खौफ के आलम में जब मुसलमानों का धर्म परिवर्तन किया जाएगा, गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जाएगा, तो ये पर्सनल लॉ किसके ऊपर नाफिज किया जाएगा? लिहाजा हमारे उलमा की जिम्मेदारी है, हमारी जमातों की जिम्मेदारी है कि रमज़ान शरीफ क़रीब है, तो लिहाजा ज़कात की चक्कर में पर्सनल लॉ का राब अलागने के बजाय वो ऐसा काम करें कि जिस तरह दिल्ली के अंदर किसान नंगा था, दिल्ली के अंदर किसान पेशाब पिया, वहाँ पर मुसलमानों की, उलमा की, जमातों की, सबकी यह जिम्मेदारी थी कि वो किसान के साथ जाकर ठहर जाते, तो ये हमले नहीं होते। हम लोग जितने भी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, उन हमलों पर हम लोग खामोश हैं और हमारी खामोशी के नतीजे में देखते देखते एक ज़माने में, साल 1.5 साल पहले की बात है, गालिबन आमिर खान के ऊपर भी कहा गया था कि वो भी छोड़कर पाकिस्तान चला जाए।
अभी 2 दिन पहले ये मंजर देखने में आया कि आमिर खान खुद आरएसएस चीफ के साथ स्टेज पर बैठे हैं। तो कई ऐसे मंजर देखने में आएंगे, कुछ लोगों की कमजोरियां होंगी, कुछ लोगों की खूबियां होंगी, किसी को ब्लैकमेल किया जाएगा। एक सियासी जमात का भी मसला है कि बेचारे वो भी मजबूरी में बीजेपी के साथ फिर रहे हैं, ये उनकी अपनी मजबूरी हमें समझना चाहिए। लिहाजा मुसलमानों के ऊपर ये सबसे पहली ये जिम्मेदारी आयद होती है कि एजाज खान की आवाज में आवाज दें, एजाज खान का साथ दें, एजाज खान के साथ खड़े हो जाए। मुझे जो सबसे अहम जो तीसरी बात है वो ये है कि कॉन्स्पिरेसी नजर आती है कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की लहर से नहीं बल्कि ईवीएम की लहर से जो इलेक्शन जीता गया, और उसके साथ साथ जो अहम मसले थे, जैसे दिल्ली के अंदर किसानों का जो पेशाब पीने का जो वाकया था, जो मामला था, उसे ओवरराइड करने के लिए सोनू निगम को चाबी दी गई, सोनू निगम ने पुकारा। यानी जो कुछ भी बड़े मसले हैं, उन बड़े मसलों को दबाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, मुसलमानों पे हमला किया जाता है। एजाज खान के मामले में मुझे कॉन्स्पिरेसी जो नजर आती है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सल अटैक हुआ, वो नक्सल अटैक के ऊपर मोदी गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पाई, सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम ने इसे कंडेम किया। भारत का रहने वाला हर एक बाशिंदा जानना चाहता है कि मोदी गवर्नमेंट नक्सल्स के खिलाफ चूड़ियां पहन के क्यों बैठी है। मोदी गवर्नमेंट गाय के खिलाफ निहत्थे मुसलमानों को मारने पर भी खामोश बैठी है, अपने कारिंदों को छोड़ी है कि वो जाकर निहत्तों को मारे। उसी तरह जो नामर्दानगी है, जो मोदी गवर्नमेंट मर्द नहीं है बल्कि नामर्द है, नामर्दानगी की निशानी है कि मोदी ने अपनी बीवी को कब तक छोड़ दिया। जो 3 तलाक की बात करने वाले हैं, मोदी ने तो अपनी बीवी को तलाक तक नहीं दिया बल्कि बीवी को अकेला छोड़ दिया। वही नक्सल अटैक को ओवरहाइड करने के लिए, वही नक्सल अटैक को जवाब ना देने के नतीजे में एजाज खान के ऊपर पुलिस के जरिए हरासमेंट किया गया है, जिसका मैं कंडेम करता हूं। और इस मुल्क में रहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर एक जो गैरतमंद हिंदुस्तानी है, जो गैरतमंद जो यहाँ के बाशिंदे, उनसे अपील करता हूँ कि वो अपनी आवाज़ को एजाज खान की आवाज़ के साथ मिलाएं और जो नाहक है उस नाहक के खिलाफ कहें। एक वाक़या कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि एक बादशाह ने जुल्म किया। जब अपनी रियाया पर जुल्म की, उसने पहली शुरुआत ये थी कि उसने टैक्स बढ़ा दिया। लोगों ने खामोशी से टैक्स भी दे दिया, फिर टैक्स डबल किया, फिर भी दे दिया। उसके बाद बादशाह ने ये कहा कि ये कैसी रियाया है, ये कैसी पब्लिक है कि मैं जो जुल्म करता हूँ बर्दाश्त करती है। तो बादशाह ने ये किया कि उसने एक ब्रिज के ऊपर से जो भी गुजरेगा उसे जूता मारने का हुक्म दिया। लिहाजा रोजाना लोग उस ब्रिज से गुजरते और जूते खाते। एक दिन लोगों ने सोचा कि बादशाह से जाकर बात की जाए। बादशाह ने सोचा कि चलो कम से कम लोगों की गैरत तो जाग गई कि लोग अब अपने ऊपर होने वाले जुल्म, जो जूते मारे जा रहे थे लोगों को, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, इसके खिलाफ मेरे से बात करने के लिए राजा खुश हो गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी अफसोस का मुकाम ये था कि लोगों ने जाकर राजा से कहा, राजा साहब आप जो जूते मारते हैं उसमें लाइन बहुत लंबी लग जाती है और लाइन लंबी होने से हमारा वक्त ख़राब होता है, लिहाजा आप एक 2-4 आदमी और अपॉइंट कर दें, हमें जूते जल्दी जल्दी मारे हम चले जाएं। यही हाल आज इस मुल्क में रहने वाले हर एक हिंदुस्तानी का, हर एक भारतवासी का हो गया कि वो जूतों के खिलाफ, मार के खिलाफ, होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा है बल्कि खामोश से जूते खा रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि जुल्म मुसलमान और दलितों के खिलाफ है तो वो गलतफहमी का शिकार है। ये जुल्म दलितों पे शुरू हुआ, इसका सेकंड शिकार मुसलमान हुए, इसका तीसरा शिकार बीसी होंगे और जिस वक्त बीसी को मारा जाएगा उस वक्त ये मुल्क टुकड़े हो जाएगा। लिहाजा मेरी ये अपील है कि एजाज खान के साथ हम भी साथ दें और मीडिया से मैं अपील करता हूं कि एजाज खान की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएं। शुक्रिया। ये हमारे साथ है इलियास शमसी साहब जिन्होंने साफ वाज़े तौर पे कह दिया है कि एजाज खान के साथ सारे लोग को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसके ताल्लुक से उनके ऊपर इस तरह का कार्रवाई हो। उन्होंने सिर्फ सोनू निगम की बात को कंडम किया था कि वो गलत है, और नरेंद्र मोदी जो उनकी हुकूमत और उत्तर प्रदेश में जो हुकूमत है आदित्यनाथ योगी की, उन्होंने जो गाय के ताल्लुक से जो मुहिम चलाई थी आरएसएस और बीजेपी मिलकर, उनके खिलाफ उन्होंने कहा था। लिहाजा उनकी कोई ऐसी सज़ा नहीं है जो सज़ा के रख सके। तो देखना है कि इलियास शमसी साहब की बात पर जो है आवाम कितना अमल करती है। सैयद अरशद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।